व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 23 नवंबर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों के देखने को मिलेंगे वो सारे कवर करूंगा। दो पार्ट में डिस्कशन डिवाइड होगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, उनका आंसर आप लोगों को देना है। कल भी कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए थे, उनके आंसर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था, जैसे ही वीडियो आती है 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी आंसर देगा उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंक्लूड किया करूंगा। और इसी के साथ में जो भी यहां पर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं टेलीग्राम पर जाकर, जो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। और डेली का आप लोगों को 5 वोकैबुलरी में दिया करूंगा, जिससे आप लोग की आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी, ऐसे राइटिंग भी। और इवन अगर आप लोग इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पर भी कमांड करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो वोकैबुलरी है वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट बेसिकली बहुत है, वो इंप्रूव होनी चाहिए। तो वीडियो के एंड में 5 वोकैबुलरी भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसा आप लोगों का डिस्कशन रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा आप लोगों का जो यूपीएससी में पास्ट में पूछा गया है। तो काफी कुछ हम लोग यहां पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ में एक नया जो चीज मैंने अभी ऐड की है वो है आप लोगों के लिए सुडोकू। जो लास्ट डे की सुडोकू थी मैंने उसका आंसर आप लोगों को दे दिया है यहाँ पर, और आज का जो सुडोकू मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आप लोग की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा, आप लोग की जो क्वेश्चन सोल्व करने में जो आप लोगों का माइंड का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसमें काफी हेल्प करेगा। आज 1 स्टार का है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो ज्यादा नहीं है, आसानी से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले दिन फिर इसका आंसर बताऊंगा, जैसे कल का आंसर मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है। और डेली पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। ओनली 2 ग्रुप है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है। कई सारे एसएलवी के नाम से ग्रुप बने हुए हैं, उनको आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना है। अगर करोगे तो अपने रिस्क पे आप लोग करोगे, उनका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे आज के एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट के बारे में। बोला गया कि कई सारे लोग जो हैं वो आप लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए नजर आएंगे। पत्थर फेंकने का मतलब यहां पर ये नहीं कि आप लोगों के ऊपर वो पत्थर मारेंगे फेंक फेंक कर, मतलब कि आप लोगों के ऊपर लांछन लगाएंगे। ये इंसान किसी काम का नहीं है, ये इंसान जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बोली जाएंगी कि माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे कैसे क्या करेगा। तो आप लोगों को उन सब चीजों का कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रिप्लाई जो आप लोगों को देना है वो सचिन तेंदुलकर के तरीके से देना है। यानी कि आप लोगों का बल्ला रिप्लाई करेगा, आप लोगों का बैट रिप्लाई करेगा। जब यहां पर चौके और छक्के लगेंगे तो सामने वाला इंसान जो है उसकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। तो हमेशा अपने काम पर फोकस करो, इस तरीके के लोगों से कोसों डिस्टेंस बनाकर रखो, तभी आप लोग अपनी एनर्जी को भी ढंग से सही डायरेक्शन में आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिसके ऊपर कई सारे बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं जिसको लेकर, तो आप लोगों को इसका थोड़ा ध्यान रखना है। आज एक आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, बिहार के बारे में है पूरा आर्टिकल, पर लेकिन जो जिस तरीके से स्टार्ट किया गया आर्टिकल वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग वे लगा, तो डिटेल में हम लोग जानेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक और बात जो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर जो क्वेश्चन पूछते हो उनको वीडियो के एंड में पूछा करो। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग के रहा करेंगे वो मैं वीडियो के एंड में पूछा करूंगा और फिर अगले दिन उनका आंसर बताया करूंगा। ठीक है, जिससे आप लोग भी उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, थोड़ा सा टाइम आप लोग भी उसको दे पाओगे। तो कल का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी वीडियो के एंड में होगा। और आज का भी जो क्वेश्चन होगा बेसिकली यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कई बार इसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको बोला जाता है? 2009 में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग अच्छे से आंसर कीजिए। बाकी आर्टिकल्स देखते हैं क्या क्या हम लोग को आज कवर करने हैं। आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इनको काफी अच्छे से एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था काफी अच्छा लगा मुझे पढ़ते पढ़ते, तो अब आप लोगों को पढ़ाने में मजा लूंगा। सबसे पहले जो आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये साइड वाला देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली कई सारे मुद्दे आप लोगों ने सुने होंगे, उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा ये आप लोगों के सामने जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करेगा। काफी डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए, चाहे किसी भी एग्जाम में आप लोग उसको अटेम्प्ट करें तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट अगर मुद्दे की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेसिकली नीचे वाला जो मैंने बोला बिहार के बारे में। देखिए ये आर्टिकल तो मैं आप लोगों को बिहार के बारे में बताऊंगा, पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क भी मैं यहाँ पे दूंगा। होमवर्क क्या रहेगा, यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को अपने राज्य से रिलेटेड वो फैक्ट्स और फिगर इकट्ठे करने हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिहार के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों के लिए खासकर राज्य की स्टेट के पीसीएस के लिए, और इसी के साथ में जब इंटरव्यू में आप लोग जाकर बैठेंगे तो ये काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करने वाला है। ये साइड वाला आर्टिकल राजस्थान में अभी
बेसिकली यहां पर क्या हुआ, कैबिनेट का रिसफल किया गया। तो यही तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैबिनेट के बारे में कुछ ओवरव्यू, कुछ रिवीजन आप लोगों को करा दूंगा, जो कि आप लोगों को बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फार्मर की जो फर्टिलाइजर पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में है, तो यहां पर भी हम लोग नजर डालेंगे। और यहां पर जब आप लोग नीचे आएंगे साइड वाले आर्टिकल के बारे में, ये छोटा सा जो आर्टिकल आप लोग यहां पर दिख रहा है, ये फिर से जय भीम मूवी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो देखिए कई सारे आर्टिकल यहां पर आप लोगों ने देखे अभी जय भीम मूवी के ऊपर आए। तो कंट्रोवर्सी यहां पर यही थी कि आज की डेट में जो हमारी सोसाइटी में जो ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो जय भीम जो है वो उन सब के लिए नारा बन चुका है। तो बॉलीवुड की तरीके से आज के डेट में जो टॉलीवुड है वो भी काफी अच्छे से सामने निकल कर आ रहा है, और कई एक तरीके से नहीं, मतलब साउथ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो उन्हीं के बारे में कुछ यहां पर बातें की जा रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। बाकी कोविड-19 के चलते जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, अभी यूरोप में फिर से यहाँ पर प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर सर्दी आ रही है। तो आप लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अपना जो मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर वगैरह है, वो अपना अच्छे से यूज करते रहिए, क्योंकि वरना बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला, इस आर्टिकल में बातें की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में, और ये जो आर्टिकल लिखा गया है हमारी कंट्री के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद करजाई जी के द्वारा, हामिद अंसारी जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें बेसिकली अफगानिस्तान की हिस्ट्री को बताने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए वैसे तो अगर अफगानिस्तान के बारे में बातें सबको पता है, नॉर्मली देखा जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान आया, तालिबान ने उसको कंट्रोल किया यूएसए के निकलते ही, और आज की डेट में वो वहां पर तालिबान कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इस आर्टिकल के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को जब न्यूज एनालिसिस डिस्कस करूंगा उसमें मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया ने बोला अफगानिस्तान को कि यार देख अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है हमें तुम्हारे पास में गेहूं अनाज नहीं भेजना दे रहा जा रहा है। तो यहां पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा, अफगानिस्तान के तालिबान ने प्रेशर डाला, तो अभी पाकिस्तान ने उसको अलाउ कर दिया है। तो ये काफी बड़ी एक जीत आप लोग इंडिया की बोल सकते हैं कि इंडिया का जो अनाज है वो पाकिस्तान में अंदर से होते हुए लैंड के रास्ते ये अब यहां पर अफगानिस्तान में पहुंचेगा। तो ये काफी बड़ी एक डिप्लोमेटिक जीत, आप लोग डिप्लोमेटिक विक्ट्री इंडिया की यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तो उसी के मुद्दे के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो ये है, इसके बारे में कुछ और बातें आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, पर पहले जो अभी मैं आप लोगों के सामने डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है, और पेन और कॉपी लेकर बैठेगा, अपने अपने राज्य के बारे में ये चीजें आप लोगों को सर्च करनी है, जो मैं यहां पर आप लोगों को बिहार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आर्टिकल को लेके चलना है। क्या क्या बातें समझ लेते हैं पहले। इस राइटर के द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट किया गया। बोला शुभम कुमार, जिनके द्वारा यूपीएससी में फर्स्ट रैंक यहां पर लाई गई है, वो बिहार के हैं, और उन्होंने बिहार का नाम जो है वो रोशन कर दिया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब भी उनसे मिले, सारी बातें अच्छी हैं, सब चीजें सही से चलती रही। चलो समझ में आता है कि बिहार जो है काफी अच्छे से यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं। पर लेकिन जब दूसरा एंगल हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में, तो बिहार की हालत जो है वो काफी खस्ता आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि मतलब बिहार में आज की डेट में जो आप लोगों को किसी भी फील्ड में आप लोग जाओगे, चाहे हेल्थ के बारे में बात कर लो, चाहे एजुकेशन के बारे में बात कर लो, चाहे करप्शन के बारे में बात कर लो, चाहे डेवलपमेंट के बारे में बात कर लो, चाहे इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में आप लोग बात कर लो, हर एक मुद्दे पर बिहार की जो है वो खस्ता हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। खस्ता हालत मतलब बुरी कंडीशन है। अगर बात करें लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम के बारे में, यानी कि बिहार के अंदर जो लोगों की इनकम है, अगर देश की इनकम के बारे में बात करें तो देश की इनकम से काफी ज्यादा लो आप लोगों को बिहार की इनकम देखने को मिलेगी। यानी कि अगर बात करें बिहार के अंदर में तो कंडीशन जो है वो काफी खराब है। इतने लंबे समय से देश आजाद हो गया, पर लेकिन बिहार में लोगों की इनकम उस लेवल पर नहीं बढ़ी है जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए। कंपेयर किया है गोवा के साथ में, गोवा जो है शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देता हुआ काफी आगे बढ़ गया, पर लेकिन बिहार जो है वो लगभग 10 गुना आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा, कई सारे राज्य से भी इवन। तो बिहार में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। केरला में लोगों की इनकम काफी शानदार तरीके से बढ़ी है, पर बिहार आप लोगों को वहीं का ही वहीं नजर आएगा। तो इसके पीछे यहां पर बिहार में कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, सबने कई बार यहां पर एक बात बोली कि यहां पर बिहार को आप लोग स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्रोवाइड करा दो। तो कईयों ने यहां पर ये बातें बोली। जब जब यहां पर ये बातें निकल कर आई कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्रोवाइड करा दो, तो मुद्दा क्या निकल के आता है कि यार स्पेशल कैटेगरी का दर्जा तो प्रोवाइड करा दें, पर लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। जब स्पेशल कैटेगरी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो 2 क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलते थे। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइड से आता है, और दूसरा यहां पर प्लानिंग कमीशन की साइड से आता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट था वो फॉलो किया जा रहा है हमारे देश में आज, ये है प्लानिंग कमीशन की साइड से। क्या है ये यहां पर मुद्दा? ये बोलते हैं कि एक तो इस राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देंगे जिस राज्य में हिली एरिया है। तो बिहार के अंदर आप लोगों को हिली एरिया देखने को नहीं मिलेगा। जिस राज्य के अंदर लो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, राज्य के अंदर तो फुल पॉपुलेशन डेंसिटी है, इवन कंट्री का जो एवरेज है उससे भी ज्यादा आप लोगों को बिहार के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं,
उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते हैं। और बिहार में अगर आप लोग बात करेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में आप लोग को 1102 लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर 2019 के हिसाब से आप लोग बात करते हैं। तो नेशनल जो है हमारे देश का एवरेज उससे लगभग 3 गुना है, तो लगभग 324 या फिर लगभग इतना ही हमारे देश का नेशनल एवरेज है, तो उससे लगभग 3 गुना आप लोग को बिहार का यहाँ पर नजर आएगा। तो ये भी फुलफिल यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। इसी के साथ में जो राज्य होना चाहिए वो कोई बॉर्डर एरिया का राज्य होना चाहिए, बिहार वो भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं करता हुआ आप लोगों को ज्यादा नजर आ रहा है कि हाँ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है आप लोग नेपाल के साथ में देख सकते हैं, पर लेकिन एक तरीके से अगर नॉर्मल कंडीशन अगर आप लोग देखें, चलिए ये तो मान ली, पर लेकिन अगर हिली वाला देखें और यहाँ पर जो लो डेंसिटी वाला देखें वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पर किया गया, मतलब कि एक लैंड लॉक कंट्री है बेसिकली देखा जाए बिहार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहा यहाँ पर वो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में अगर आप लोग मुद्दा करेंगे तो बिहार में काफी ज्यादा आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो ये 2 क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गए, पर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल यहाँ पर नहीं हुए जब यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात की। स्पेशल कैटेगरी के बारे में अगर बात करें तो राज्य क्यों होते रहते हैं और कौन कौन से राज्य के पास में स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। तो स्पेशल कैटेगरी में आप लोग का मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम, तो 8 तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर जब यहाँ पर राज्य था अभी यूनियन टेरिटरी बन गई है। और जैसे ही ये यूनियन टेरिटरी बनी है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा, हमारी कंट्री में जब सेंटर और स्टेट के बीच में रिवेन्यू शेयरिंग के बारे में बात की जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके चलते हमारी कंट्री में आप लोगों ने सुना होगा कि 14 फाइनेंस कमीशन आया था, तो उसके द्वारा कई सारे रिकमेंडेशन यहां पर दी गई थी। तो उसने बोला था कि 42% जो है आप लोगों को सेंटर को स्टेट के साथ में शेयर करना है, पहले ये 32% था। तो 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो कि वाईवी रेड्डी साहब जी की अध्यक्षता में था, उन्होंने इसको 42% कर दिया। पर लेकिन जब हमारी कंट्री में जो राज्य थे उनका विघटन किया गया, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर को यहां पर बेसिकली क्या किया गया, तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सेंटर और स्टेट के बीच में 41% जो है वो रिवेन्यू शेयर होता है, 1% का पूरा कहां दे दिया गया है, वो दे दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख वाले रीजन को। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो वहां से अब यहां पर इसको पैसा मिल रहा है। तो राज्य को अगर पैसा मिल जाता है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल जाता है, एक तो ग्रांट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रांट मतलब क्या होता है, उनको वो रिटर्न ही नहीं करना है, वो अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी जो फैसिलिटी दी जाती है, बहुत सारी फैसिलिटी यहां पर जुड़ती चली जाती है, ठीक है। एक तरीके से स्पेशल असिस्टेंस यहां पर उनको आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें इरिगेशन में बेनिफिट रहेगा यहां पर, अगर बात करें यहां पर और भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आधे से ज्यादा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट उठा लेती है स्पेशल कैटेगरी की, उसको डेवलपमेंट के एरिया में आगे लेकर चलना है। पर लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जब यहां पर बोला कि अब यार आप लोग ना 32% नहीं 42% यहां पर दोगे स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर बोला अब स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेट को ऑलरेडी पैसा दिया जा रहा है। अब स्टेट जो है वो अपने हिसाब से अपने राज्य को आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर बताई गई। पर लेकिन राज्य जो था वो काफी लंबे समय से यहां पर स्पेशल कैटेगरी की मांग कर रहा था, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिला। बाकी यहां पर जो राइटर है वो काफी अच्छे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहां पर कि अगर आप लोग बिहार के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को करप्शन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्रिमिनल चार्ज जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे। इवन बिहार के अंदर क्या मैं आप लोगों को पूरी इंडिया का क्रिमिनल कैटेगरी का एक बार अगर ओवरव्यू दूं, यहां पर 2009 में अगर आप लोग देखो 2 कैटेगरी यहां पर डिवाइड की गई है, एक तो है काफी सीरियस क्राइम और एक है नॉर्मल क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो 30% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे थे 2009 में, और 14% उनके ऊपर सीरियस आरोप लगे हुए थे, यानी कि उल्टी सीधी हरकतें काफी ज्यादा हमारे देश में बेसिकली हमारे नेता करते हुए पाए जाते हैं। 2014 में यहां पर ये 34% हो गए, यानी कि 4% बढ़ गए। और ये यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा 7% बढ़ गए जब हीनियस क्राइम के बारे में बात करें, यानी कि और ज्यादा खूंखार हमारे नेता हो गए यहां पर। अब यहां पर 2019 में जो खूंखार की प्रवृत्ति है वो और ज्यादा बढ़ गई, अब ये 43% हो गए यहां पर, ठीक है। लगभग यहां पर आप लोग देखते हैं मोटे मोटे तौर पर कि 9% बढ़ गए। और यहां पर जो क्रिमिनल कैटेगरी की जो ये प्रवृत्ति है ये 8% और बढ़ गए, यानी कि और ज्यादा खूंखार हमारे नेता हो गए। तो इस तरीके से जब लोग जो है इस तरीके की कंडीशन में आप लोगों को नजर आएंगे तो कहां से उस एरिया का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं, मैं यहां पर नेताओं को कोई एक तरीके से आरोप नहीं लगा रहा हूं कि हाँ नेता जो है हमारे ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं, ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जनता के ऊपर। जनता के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? जनता के ऊपर इसलिए आरोप बना रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार आप लोग ही इन नेताओं को चुनकर भेजते हैं ना। अब ये नेता अगर ऐसी हरकतें करते हैं, पिछले अगर बात करें 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं
2022 में। पर लेकिन बिहार की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खस्ता हालत आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हर एक लेवल पर बिहार जो है वो काफी पिछड़ गया है आज की डेट में। तो इसलिए जरूरी है कि यहां पर चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा प्ले करती है, जब तक वो नहीं सुधरेगी तो इंसान जो है वो भुखमरी से बाहर कैसे निकलेगा। क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग जाओगे, जहां 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें पहले हेल्थ को रखा गया और फिर एजुकेशन को रखा गया। तो यहां पर अगर हेल्थ और एजुकेशन अच्छी रहेगी तो इंसान भुखमरी से निकल पाएगा और गरीबी भी उसकी दूर हो पाएगी। अगर हेल्थ और एजुकेशन ही इंसान को नहीं मिलेगी तो कैसे वो भुखमरी से बाहर निकलेगा और कैसे उसकी गरीबी दूर होगी, आप लोग खुद ही बताइए ना। तो यहां पर ये डायरेक्ट जनता को ब्लेम कर रहे हैं कि जनता ही नहीं सुधर रही है, तो फिर कैसे चीजें सुधरेंगी। यहां पर अगर बात करें बिहार की जीडीपी के बारे में, यहां पर स्टेट की जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, वो यहां पर बेसिकली सेंटर के मामले में अगर कंपेयर करोगे आप लोग यहां पर, तो काफी लो लेवल पर आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहां पर हमारे देश का है, यहां पर ये बेसिकली रेड वाला ग्राफ, और यहां पर आप लोगों को बिहार का देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो नेता है उन्होंने काफी लार्ज स्केल पर बिहार की हड्डियां चूस ली हैं, ये है राइटर का मानना है। यहां पर इस तरीके से राइटर बोल रहे हैं, पर लेकिन फिर भी ये एट द एंड ऑफ द डे ही बोलते हैं कि यहां पर मैं कुछ भी यहां पर बेसिकली नेताओं को नहीं कहूंगा, क्योंकि नेताओं की कोई गलती नहीं है। जनता जो है लास्ट में आकर कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, इमोशंस के नाम पर, इनके इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया उनको, उसके नाम पर वोट देती है, ना कि डेवलपमेंट के नाम पर। जिस दिन जनता ने डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना स्टार्ट कर दिया, उस दिन ये सारी चीजें आप लोगों को खत्म होती नजर आएंगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर ये है, जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं उस राज्य से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन जाकर आप लोगों को सर्च करनी है, अपने राज्य का नाम, और देखिएगा यहां पर कब फॉर्मेशन किया गया था, और फॉर्मेशन करने के बाद में उसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला। ये 1912 में बेसिकली बनाया गया था और 1950 में इसको स्टेट बनाया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आजकल में 38 और पटना कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें, कितनी राज्यसभा की सीट है, कितनी लोकसभा की सीट है, अगर आप लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है तो उनमें कितनी कितनी सीट्स आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों का राज्य जो है वो कौन से एरिया में कौन से नंबर पर आता है, जैसे बिहार यहाँ पर 12वें नंबर पर आता है। टोटल रैंक के बारे में अगर बात करें आप लोगों का पॉपुलेशन के मामले में, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, 2 राज्य कौन से इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बताइए जरा। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर है, आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू में भी जब आप लोग जाकर बैठते हैं तो वहां पर भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो ये अपने अपने राज्य के लिए आप लोगों को तैयार करनी है। बाकी जिस भी राज्य के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आती रहेगी मैं उसको वीडियो के अंदर कवर करता ही रहूंगा। जैसे आज बिहार के बारे में यहां पर कवर कर लिया, अभी आगे चलकर राजस्थान के बारे में भी कवर करूंगा। तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर थे इसके बारे में। ठीक है, जो मुझे लगा पर्सनली कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन इंटरव्यू अगर आप लोग देने जाएंगे वहां पर भी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है, उस आर्टिकल से की वजह से काफी ज्यादा हाहुल्ला यहाँ पर मचा हुआ है। अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पर ये हालांकि पॉइंट, तो इसको अच्छे से डिटेल में अब आप लोग कवर करेंगे। बात की जा रही है जयराम रमेश। जयराम रमेश जी जो है ये कांग्रेस की साइड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और यहां पर आज की डेट में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जो कि यहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए बनाई गई थी, उसके ये क्या है, उसके ये मेंबर भी थे। तो इसके बारे में अभी क्या हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें यहां पर इनको जो बिल रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा सामने, उसमें कई सारी कमियां और खामियां देखने को मिली। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है यहां पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पॉलिटिका एक बेसिकली टॉपिक में आप लोगों को कवर करा देता हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो इससे आप लोग क्या करेंगे इसको समझ पाएंगे, और फिर हम लोग आर्टिकल के ऊपर आएंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, पहले तो कमिटीज क्या होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर पॉलिटी के मेरे लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं उसमें मैंने कमेटी अलग से डिटेल में टॉपिक आप लोगों का कवर किया है, तो उनको रिवीजन करते रहो। बहुत सारे बच्चे रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, वो अपने लेवल को अच्छे से लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग भी रिवीजन जरूर किया करो। पॉलिटी बाय वीर सर्च कर लेना, सारे लेक्चर खुद के आ जाएंगे। 180 से भी ज्यादा लेक्चर आप लोग वहां पर फ्री पढ़े हैं। ठीक है, तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको एंजॉय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, ये कई सारी कमिटीज यहां पर बेसिकली बनाई जाती है देश के अंदर में पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब आप लोग बोलोगे पार्लियामेंट को सपोर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारी कंट्री के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो फुल टाइम ऐसा तो नहीं है पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे। 3 सेशन होते हैं, एक को बोलते हैं बजट सेशन, दूसरे को बोलते हैं मॉनसून सेशन, और अभी आप लोगों में विंटर सेशन जो सर्दियों में आता है। तो 3 सेशन नॉर्मली आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। अब इन सेशन में गिना चुना काम होता है, आधे में तो हाउल्ला हो जाता है, कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है, कोई किसी के ऊपर कुछ फेंक रहा है, वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो रियलिटी क्या है यहाँ पर? अब रियलिटी है कि कैसे चीजों को ढंग से लेकर चलना है। तो सारा काम जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो यहाँ पर पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है उनको दे दिया जाता है। तो उन्हीं पार्लियामेंट्री कमेटी में से एक आप लोग को देखने को मिलेगी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये जो है सेटअप की जाती है,
किसी पर्टिकुलर बिल के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर बिल जो है यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर बिल के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जैसे ही पर्पज सोल्व हुआ तो ये कमेटी की कहानी खत्म। तो ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है एडहोक और एक होती है परमानेंट। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो किस कैटेगरी में आती है? एडहोक। एडहोक का मतलब क्या होता है कि भाई साहब अभी के लिए है, फिर इसके बाद में जैसे ये मुद्दा खत्म होगा ये कमेटी जो है घर घर अपने अपने घर घर बाय बाय टाटा बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बातें नजर आएगी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये जो सेटअप की गई थी, ये सेटअप की गई थी डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का जो था उसको एनालाइज करने के लिए। अब उसको एनालाइज कर लिया है तो जैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है इसकी कहानी खत्म। अब बनती कैसे यहाँ पर ये समझते हैं। तो बिल प्रेजेंट किया गया यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने, तो इन्वेस्टिगेट कर रही थी ये कि क्या क्या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रहती हैं, कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या क्या सुधार उसके अंदर हम लोग ला सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताती है। इसके अंदर लोग कौन कौन रहते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली ये किसके द्वारा सेटअप की जाती है, तो ये कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहिए। तो ऑर्डर जो रहता है सेटअप करने का यहाँ पर ये पास किया जाता है वन हाउस में और फिर सपोर्ट किया जाता है दूसरे हाउस के द्वारा जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया, सीधी सीधी बात यहां पर है, इसमें दोनों मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जी हां, दोनों तरीके के मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे। और ये मेंबर जो है ये बेसिकली ऐसा नहीं कि फिक्स रहते हैं, वेरी कर सकते हैं, पर हां ये रहता है कि जितने लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर है उसमें आधा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो मेंबर लोकसभा के हैं वो हमेशा राज्यसभा के लगभग दुगने आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि लोकसभा से ज्यादा मेंबर ले जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, लोकसभा में ज्यादा मेंबर है तो यहां पर ज्यादा मेंबर लिए जाएंगे। तो ये पर्पज इसके लिए क्या रहता है, फंक्शन कैसे करता है, तो ये रहता है कि यहां पर कि आप लोग या तो लिखित में या फिर ओरल यानी कि मौखिक यानी मुंह से जुबानी मुंह जुबानी आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर मैटर को लेकर। अगर बात करें आगे तो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इसको, जैसे हमारे देश में बजट कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ना, जब तक पार्लियामेंट में प्रस्तुत नहीं होता है तब तक इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि कमेटी कई सारी ऐसी भी बातें बता देती है जिससे सोसाइटी के अंदर कोई दिक्कत न देखने को मिल जाए। तो सेफ्टी के लिए यहां पर स्टेट की तो कई बार गवर्नमेंट जो रहती है वो विद होल्ड कर लेती है, इसका जो डिसीजन होता है उसको पब्लिक में न रखें। रीजन क्या है, रीजन ये कि कल को कोई उल्टी सीधी हरकतें देश के अंदर न देखने को मिल जाए, तो इसका जो डेटा है कई बार उसको प्रोटेक्ट भी कर रख लिया जाता है। स्पीकर जो है उनका फाइनल वर्ड होता है, यहां पर स्पीकर जो है फाइनल डिसीजन ऑथोरिटी यहां पर रहते हैं। और कमेटी जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी उसका बेसिकली एक तरीके से इंक्वायरी की जाती है, और फिर यहां पर ऐसे नहीं, इससे मतलब कमेटी को लग रहा है कोई लोग जो है जो इस बिल से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर जो पर्टिकुलर बिल है उसके बारे में बात करूंगा अभी मैं, उसमें मान लीजिए किसी ने कमेटी बनाई थी उस बिल के ऊपर, तो कमेटी के मेंबर को बुला लिया, जिसने बिल प्रस्तुत किया उससे रिलेटेड लोगों को बुला लिया, तो ये समन भी कर सकती है और उनको उसके बारे में बेसिकली यहां पर बयान भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये इसका काम कंप्लीट होता है तो डिसबैंड कर दिया जाता है कमेटी को, यानी कि भंग हो जाती है और फिर सब अपने घर को जाकर अच्छे से करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो एक टॉपिक है आप लोगों का यहां पर, ये बेसिकली पार्लियामेंट्रीज कमेटी पेपर जीएस सेकंड में आता है, तो पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत के अंदर पूरा चैप्टर भी है, तो वो आप लोग आज जाकर अच्छे से और थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अब मुद्दा क्या होता है उसको एक एक कर मैं आप लोगों को समझाता हूं। हमारे देश में एक पर्टिकुलर बिल लाया गया था, ये जो बिल था डेटा प्रोटेक्शन बिल बोलते हैं बेसिकली इसको, अभी बिल है ये। यहां पर किसकी जो एक कमेटी बनाई गई थी, इंपोर्टेंट कमेटी है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि वो कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा यहां पर ये बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो जस्टिस यहां पर श्री कृष्णा कमेटी है जो कि यहां पर ये बिल का ड्राफ्ट तैयार करती है और फिर यहां पर सबमिट कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 2018 में। जब यहां पर लगा कि यार ये बिल काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों की प्राइवेसी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है और भी कई सारे मुद्दे आ सकते हैं, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये सेटअप की गई और ये बिल जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया कि भाई साहब जो भी कमेटी ने काम धंधा किया है उसको जाकर चेक तो करो एक बार कि इसके अंदर क्या कमी है और क्या खामी है। तो फिर यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके ऊपर बैठ जाती है और चीज को अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा सबसे ज्यादा इसलिए बन गया था क्योंकि जैसे ही देखिए यहाँ पर 2018 में ये बिल प्रस्तुत किया गया, उससे पहले हमारे देश में एक केस आया जिसको बोलते हैं के एस पुत्तास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2017 का ये केस था जिसके ऊपर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन भी पूछा प्रीलिम्स के अंदर में कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बनाई गई है। तो पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल जो आप लोगों को 35 तक देखने को मिलेंगे, उसमें आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो कौन सा है, वो है 21। तो 21वें आर्टिकल के अंदर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो ये किसने बोला, ये केएस पुत्तास्वामी केस के द्वारा बोला गया। तो जब यहाँ पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो उसी को ध्यान में रखते हुए कृष्णा कमेटी जो है उसने यहाँ पर इसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसी के बेस पर ये ड्राफ्ट जो है वो सबके सामने निकल कर आया। अब गवर्नमेंट का काम रहता है, जो हमारे मिनिस्टर होंगे इस पर्टिकुलर फील्ड के, वो यहां पर इसको आगे लेकर जाएंगे। तो उसके चलते जब यहां पर बिल उनके द्वारा तैयार किया गया
तो बिल में जो बातें कमेटी के द्वारा बताई गई थी वो बातें बिल के अंदर नहीं देखने को मिली। यानी कि कमेटी ने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो दिया था वो दिया था कि हम लोगों को क्या करना है, प्राइवेसी को सर्वोपरि रखना है, यानी कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए लोगों की प्राइवेसी में, इवन गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर नहीं करना है। तो उसी के चलते जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बिल बनाया था गवर्नमेंट ने उसको चेक किया कमेटी को, जैसे जैसे ना श्री कृष्णा कमेटी ने रिपोर्ट दे दी बेसिकली हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर थे उनको, मिनिस्टर ने फिर पूरा एक बिल तैयार कराया, तो जो बिल तैयार करके पार्लियामेंट में रखा गया, पार्लियामेंट में फिर वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद चला गया, तो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला कि बिल जो है वो अप टू द मार्क यहां पर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट को बेलगाम अथॉरिटी यहां पर दे रखी है और स्टेट लेवल पर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो एब्सेंट है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इनका ये मतभेद हो गया, इनको ये बात पसंद नहीं आई, तो इन्होंने कपिल शर्मा वाली बात बोली, आथू हमें ये पसंद ही नहीं आया, ठीक है, तो वो वाली चीजें देखने को मिली। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि एक जुडिशियल ओवरसाइट की बात की गई थी, तो उसको भी यहां पर बेसिकली इंपॉर्टेंट था जो कि सारी चीजों को देखकर चले। तो यहां पर अगर किसी मेंबर ऑफ जो इसको चेयरपर्सन या फिर मेंबर को यहां पर इसका सिलेक्ट करना है जो यहां पर जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में, तो उसमें सारी पावर जो है नॉर्मली वो गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी मुद्दा यहां पर जो है वो इनको पसंद नहीं है, यानी कि कैसे सॉल्यूशन आप लोग निकाल रहे हो, ये सॉल्यूशन हमें पसंद नहीं आ रहे, इनका ये मानना था। तो सॉल्यूशन आप लोग ऐसे निकालने चाहिए जो सबके फायदेमंद हो यहां पर और सबको पसंद आए। तो इसी के चलते यहां पर जो एक आर्टिकल में इंपॉर्टेंट बात बोली गई ये यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी आप लोग बन सकते हैं। अक्टूबर 2021 में ग्लोबल जो प्राइवेसी असेंबली है उसके द्वारा यहां पर एक प्राइवेसी कमिश्नर के बारे में बात की गई। ओवर 19 कंट्री जिसमें यूके भी था, जापान भी था, इवन यूरोपियन यूनियन भी था, तो इनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई। तो बोला गया यहां पर कि एक तरीके से आप लोगों को ये देखना है कि अगर बात करें यहां पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में, डेटा के बारे में, राइट के बारे में, इंडिपेंडेंस ओवरसाइट के बारे में, तो यहां पर सारी चीजें आप लोग को ऐसे लेकर चलनी है ताकि यहां पर जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना है कि उसकी प्राइवेसी कैसे आप लोग लेकर चल रहे हैं। जबकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया, इन सब में से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको हम लोगों ने साइड में उठाकर रख दिया, उसके ऊपर फोकस ही नहीं दिया गया। तो प्रोटेक्ट करना है प्राइवेसी इंडिविजुअल की भी, वरना कैसे काम चलेगा। अभी यहां पर उसका मिसयूज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा अगर इस बिल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री जो है यहां पर अब यहां पर कमेटी ने अपना काम कर दिया है, अब पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यहां पर इस बिल को आगे लेकर चलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है, जब मैं आप लोगों से इस बिल के बारे में बात कर रहा हूं तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, ये जो बिल था 2018 में लेकर आया गया था, पर लेकिन 2018 में ये बिल जो था फिर इसके अंदर चेंज करने की बात की गई, फिर इसको 2018 की जगह 2019 का बिल हो गया। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बिल तब तक बिल रहता है जब तक कि पार्लियामेंट में पास होकर वो प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते, तब तक वो बिल रहता है। जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होता है तो फिर वो आप लोग का एक एक्ट बन जाता है। तो अभी ये बिल की ही कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया कि जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग जाएंगे तो उनका एक पर्टिकुलर ऐसा ही एक प्रोविजन है जिसके बारे में याद रखिएगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, GDPR, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो यहां पर पूरा यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 मेंबर हैं, तो उनको जो उनके जो लोग हैं उनके लिए डेटा प्रोटेक्शन को यहां पर बेसिकली काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यूएसए के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इवन जर्मनी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर हमारे देश में आज के डेट तक भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बिल को जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया है और अब तक यहां पर ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी अभी हो गया है। इसके अगर कुछ और बातें आप लोग करें, जब यहां पर डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर कई सारी बातें यहां पर बोलेगी कि डेटा जो है वो कहीं ना कहीं शेयर किया जा सकता है किसी के साथ में, पर लेकिन कंसल्ट किया जाएगा, यानी कि पता चला मेरा डेटा कोई किसी को प्रोवाइड करा रहा है बिना मेरे से पूछे, तो वो गलत होगी। यहां पर बातें ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। सेफगार्ड प्रोवाइड कराना है, इवन पेनल्टी भी लगा दी अगर कोई डेटा को मिसयूज करेगा। सारा डेटा जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था इनके द्वारा कि यहां पर जनरल डेटा होगा, सेंसिटिव होगा और काफी क्रिटिकल डेटा होगा, उसके बेस पर डेटा जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 जो लोग यहां पर रहे तो गवर्नमेंट जो है यहां पर पावर दी गई कि यूजर का नॉन पर्सनल डेटा जो है उसके पास में आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ में जो बिल है वो मैंडेट करता है और फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया थे, ठीक है, तो उनको कैसे रिस्टोर करना है एक तरीके से, खासकर जैसे नहीं आज के डेट में दुनिया भर के ऐप वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो उसमें आप लोग की कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में सेंसिटिव डेटा के बारे में फिर बात की गई कि ये क्या कर सकते हैं, डेटा टू स्टोर करना है इंडिया के अंदर, ये बाहर नहीं जाना है। तो मुद्दा यहां पर यह था कि आप लोग कहां पर इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं और कौन सा इंडिया के अंदर रहेगा, तो ये भी मुद्दे यहां पर इसके अंदर बातें की गई सारी। अब यहां पर आगे बात करते हैं
जो कंपनीज है जैसे सोशल मीडिया हो गया, फिल्म हो गया, ठीक है, तो उनको वॉलेंट्री यहां पर वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो यूजर से कराना है, ठीक है। इसी के साथ में शेयर, अगर यहां पर शेयरिंग डेटा विदाउट कंसेंट, किसी का बिना कंसेंट लिए अगर डेटा शेयर कर देता है तो 15 करोड़ और 14% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर जो भी रहेगा उस कंपनी का, उसके ऊपर फाइन लगेगा। यानी कि कंपनी की कमर तोड़ दी जाएगी, ऐसा यहां पर काम किया जा रहा है अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा। इसी के साथ में डेटा ब्रीच होता है, यहां पर अगर बात करें तो उसके ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा यहां पर, अगर ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से बात करें तो। यानी कंसेंट के हिसाब से काम करना है और प्रॉपर अगर कोई भी यहां पर डेटा लो का भी ब्रीच नहीं होना है, तो ये सारे मुद्दे यहां पर रखे गए। पर लेकिन इन सारे मुद्दों में गवर्नमेंट ने जो है वो अपने आप को दरकिनार कर लिया, यानी कि गवर्नमेंट नहीं चाहती उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके से यहां पर कोई भी प्रतिबंध लगे, ठीक है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। तो आप लोगों से देखिए इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन बन जाएगा और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा कि यूएसए के अंदर क्या कोई ऐसा कुछ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, इसी के साथ में हमारे देश में कौन सा केस आया था, इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। तो तमाम ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली अगर एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो कई सारे एग्जाम में आप लोगों ने इनको रिपीटेडली देखा होगा, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप लोग बात करें कई सारी चीजें यहाँ पर न्यूज में रही, जिसमें से यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों ने देखा यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, तो ये इंडियन ओशन हो गया और ये पैसिफिक ओशन हो गया, इसी के नाम पर इसको बोल देते हैं हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बार बार बात की जाती है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी रिसेंटली एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था क्वाड, ठीक है। तो क्वाड ग्रुप के बारे में आप लोग जानते हैं सब, क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 4 मेंबर बेसिकली मिलकर साथ में आए एक दूसरे के, और इनका पहला मुद्दा यह था कि चाइना को कैसे कंट्रोल करना है, साउथ चाइना सी में जो चाइना की दबदबा है उसको कैसे कम करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए और भी कई सारी चीजें यहां पर निकल कर आई, और सबसे बड़ा जो मुद्दा यहां पर निकाल कर लाया गया ये था बुल्ट बैक बेटर। तो इस बुल्ट बैक बेटर में क्या किया गया, जो चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसका ऑल्टरनेटिव निकालने की भी यहां पर कोशिश की गई कि चाइना क्या कर रहा है आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी जो चेन फैला रहा है, चाहे जमीन के रास्ते बात करें चाहे समुद्र के रास्ते बात करें, चाइना हर जगह अपना अस्तित्व बेसिकली जमाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर ऐसे टाइम पर चाइना ये क्या काम कर रहा है, सबको जाकर पैसा देता है, वहां पर कहीं पोर्ट डेवलप कर रहा है, कहीं रोड डेवलप कर रहा है, पर लेकिन उसको सबको डेट ट्रैप में फंसा लेता है। अभी यहां पर हरियाणा पीसीएस या फिर किस में डेट ट्रैप क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस कंडीशन में ला देना कि उसको अपना लोन चुकता करने के लिए भी फिर से लोन लेना पड़े, यानी कि अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उसको लोन लेना पड़े, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो डेट ट्रैप में यहां पर उससे बचाने के लिए दुनिया को तो बुल्ट बेटर वाला ये इनिशिएटिव लेकर आए और 10 प्रिंसिपल पर यहां पर ये काम करने वाला है। 10 प्रिंसिपल मतलब एक तरीके से जहां जहां प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, यानी कि लोगों की हेल्प की जाएगी अगर कोई भी कोई कैसा प्रोजेक्ट यहां पर लगाना चाह रहा है, चाइना के पास में उनको जाने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो ये सारी कंट्री साथ में आई और इनके द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की गई। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बनता है अभी यहां पर और क्या क्या जो सिचुएशन है यहां पर, इसमें इंडिया को भी काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो यहां पर कई सारे मुद्दे हैं। अभी रिसेंटली यहां पर इंडिया और यूएसए की एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी आप लोगों को देखने को मिला था, उसमें बात की गई कि दोनों कंट्री जो है वो कैसे मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं। तो उसके चलते यहां पर डिफेंस के बारे में हम लोगों ने कई सारी बात की, तो कई सारे मुद्दे हैं इंडिया और यूएसए के बारे में। यहां पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है वो आगे लेकर चलेगा कि कैसे यूएसए हमको डिफेंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकता है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग को ये प्रोवाइड कराएगा। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो होता है जिसको आईएसए आप लोग बोलते हैं, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर जिसको बोलते हैं GSOMIA। तो ये होता है इंडिया और यूएसए का जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसी के साथ में 2+2 डायलॉग भी आप लोगों को देखने को मिला 2019 में, जिसमें हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इसी के साथ में यूएसए के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर यहां पर सामने निकल कर आए। तो ये अच्छे लेवल पर हम लोग रिलेशन को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। 2002 में ये बेसिकली एग्रीमेंट यहां पर आया था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में बात करते हैं। तो जब यहां पर एक नया ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया AUKUS, तो AUKUS को देकर काफी ज्यादा यहां पर मुद्दे बन गए कि कैसे आप लोग लेकर चलोगे। वैसे यहां पर एक और ग्रुप है यहां पर जिसके बारे में याद रखिएगा आप लोग, यहां पर इसको 5I के नाम से जानते हैं। 5I में कौन है, कनाडा है, यूएसए है, इसी के साथ में यूके आप लोग को देखने को मिलेगा, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो 5I ग्रुप में से अभी कौन कौन आ गया, 5I ग्रुप में से अभी यूएसए आ गया और यूके आ गया और इसी के साथ में यहां पर ऑस्ट्रेलिया आ गया। इनके द्वारा मिलकर AUKUS ग्रुप यहां पर बना लिया गया, जिसके चलते चाइना के माथे पर पसीने आने लगे। तो चाइना के चेहरे पर इतना डर जो है वो अच्छा लगता
लगता है, ठीक है। तो ये डर इसको यहाँ पर सताया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा देखने को मिल रहा है इसमें। पर लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या क्वाड से ज्यादा यहाँ पर एयू केयस को फायदा देने वाले हैं, एयू केयस को सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसे भी कई आशंका इंडिया के सामने निकल कर आई। पर लेकिन बेसिक मुद्दा क्या है, चाइना को टैकल करने का बेसिक मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक है ब्लू डॉट नेटवर्क, तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना का अल्टरनेटिव आप लोग देखते हैं। यहाँ पर यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क जो था 2019 में यहाँ पर ये लाया गया था, जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे सस्टेनेबल ढांचागत विकास करना है, यानी कि कहीं पर इंटरनेट की स्टेबिलिटी करनी है, कहीं पर कोई विंड पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, कहीं पर कोई और दूसरा ढांचागत विकास करना है, तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क यहाँ पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर न देखने को मिले। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने देखा, बहुत सारी चाइना की कंपनी जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से बाहर निकाल दी गई, ठीक है। इवन इंडिया ने भी यहाँ पर चाइना को जो है यहाँ पर रेड फ्लैग दिखा दिया कि हाँ, हम आप लोगों की जो बेसिकली कंपनी है उसको अपने देश में इस तरीके से अलाउ नहीं करेंगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिले, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो कई सारे मुद्दों पर आप लोग यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं। जब बात करते हैं कई सारे मुद्दों में से एक इंपॉर्टेंट मुद्दा तो आप लोग यही बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तो डिफेंस का मुद्दा हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे जहां पर हमारे रिलेशन बनते भी नहीं है, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं ना हमारी कंट्री में, तो आप लोग को देखने को मिलता है यूएसए जो है वो कई सारे एरिया में, खासकर जब हमारे देश में ना कि एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे को ले लो, ठीक है, इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ले लो, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर, ह्यूमन राइट के इशू को ले लो, यूएसए हमारे ऊपर उंगली भी उठाता रहता है। और अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है S-400 सिस्टम। तो S-400 सिस्टम भी अभी यहाँ पर क्या हो गया है, रसिया से हम लोग एक एयर डिफेंस सिस्टम अभी हम लोगों ने खरीद रहे हैं, तो उस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर यूएसए बोला है कि हम लोग काटसा के थ्रू, ठीक है, तो हम आप लोग के ऊपर बेसिकली सैंक्शन लगाएंगे। तो काटसा की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूं, फिर कल इसका आंसर बता दूंगा, टेंशन मत लेना। थोड़ी थोड़ी चीजें जो है रेगुलर आप लोग अगर नई नई सीखते रहोगे, पुरानी का रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए यूएसए को और रसिया को हम लोग को अगर साथ में लेकर चलने हैं तो हम लोग को बैलेंस बनाना पड़ेगा, और बैलेंस ये होना चाहिए। रसिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रसिया हमको हमेशा डिफेंस के फील्ड में आज तक की सबसे ज्यादा जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई है वो रसिया ने प्रोवाइड कराई है, फ्रेंडशिप की कैटेगरी में रहता है रसिया हमारे साथ में। पर लेकिन यूएसए जो है वो बिना पैंदी का लोटा है, वो अपने प्रॉफिट के बेस पर काम करता है। 1971 की वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसमें वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ था, और आज के दिन में वो इंडिया के साथ में खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से रसिया जो है वो सॉरी यूएसए जो है वो हमेशा अपने फायदे के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि पड़ोसी देश कौन है, चाइना, तो चाइना के साथ में कैसे अपने रिलेशन अच्छे लेकर चलने हैं। तो इस तरीके से मुद्दे हम लोग को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, ना कि इसके चक्कर में आकर पड़ गए तो फिर दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल एक गलत मुद्दा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कहाँ कमियां और खामियां वो भी आप लोग याद रखेगा, और कहाँ कहाँ पर हम लोग अच्छे से मिलकर काम करते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी इंडिया और यूएसए के बीच में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उनके आप लोगों को नाम नीचे लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई भी थी, फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, कल फिर इनको आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के अंदर में अभी क्या हुआ, कैबिनेट का एक्सपेंड किया गया। तो कैबिनेट का जो एक्सपेंड किया गया राजस्थान में, तो यहाँ पर मुद्दा ये आया निकल के कि यहाँ पर ऐसा जो एक्सपेंड किया जा रहा है, एक तो यहाँ पर इलेक्शन को, कई सारे राज्य में इलेक्शन है उनको भी ध्यान में रखते हुए, और राजस्थान के अंदर जो अभी दिख रहा था कि कैसे काम आगे बढ़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए अभी सामने निकल कर आया। तो राजस्थान जो है हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि एरिया के मामले में टॉप नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, क्या क्या हैं, ये सारे अगर राजस्थान से आप लोग आते हैं तो देख लेना, वरना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान के साथ में काफी बड़ी बाउंड्री भी यहाँ पर ये टच करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री अगर अपने कंट्री में कोई पूछे कौन टच करता है पाकिस्तान के साथ में, तो वो करता है राजस्थान यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बांग्लादेश के साथ में पूछ ले तो याद रखेगा वेस्ट बंगाल आप लोगों को सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता हुआ नजर आएगा। तो राजस्थान में इलेक्शन के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया। तो कैबिनेट के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, इनका फिर से आप लोग रिवीजन एक बार कर लीजिए। यहाँ पर कैबिनेट शब्द जो है वो संविधान के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं था स्टार्टिंग में, पर लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, तो कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया। क्यों, कल को चलकर कोई दुर्घटना न देखने को मिले, जैसे 1975 से लेके 1977 तक देखने को मिली थी। क्या हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी, तो उस टाइम पर कोई था ही नहीं जिससे पूछा जाए, और जो गवर्नमेंट थी उसने अपने मनमर्जी से इमरजेंसी लगा दी। इवन प्रेसिडेंट को भी ये बोलते हैं कि बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है।
तो यहाँ पर आर्टिकल 74 ओनली क्या बोलता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। तो इसलिए कैबिनेट ऐड किया गया कि कल को चलकर कोई ऐसी हरकतें करनी है तो कैबिनेट से सलाह लेंगे। कैबिनेट जो है उसमें हमेशा आप लोगों को लगभग 15 से लेकर 18 मेंबर देखने को मिलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो 70 से ज्यादा मेंबर हो जाएंगे। और 70 मेंबर को कहां को बुलाएंगे, किससे क्या क्या बातें पूछेंगे। 15 मेंबर तो एक कमरे में बैठ सकते हैं, पर 70 मेंबर के लिए तो पूरा हॉल चाहिएगा। उसमें से कुछ बोलेंगे हाँ ऐसा करते हैं, कुछ बोलेंगे ऐसा नहीं करते हैं, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर कैबिनेट जो है उसको बेसिकली फॉलो किया जाता है। वो सबसे पावरफुल बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में, अगर आप लोग बात करते हो तो। ठीक है, तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे, तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट काफी मुद्दा जो मुझे देखने को मिला यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि बोला गया कि सही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा माफी मांग ली गई है, पर लेकिन अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी किसान एक महापंचायत यहाँ पर देखने को मिली लखनऊ के अंदर में, तो उसमें कई सारे मुद्दे यहाँ पर निकल कर आए। अब आप लोग बोलेंगे लखनऊ के अंदर ही क्यों मिले, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये ध्यान में रखकर चीजें की जा रही है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, जो कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। आखिर यहाँ पर ये जो बिल अभी बोला, ये जो एक्ट थे उनको रिपील किया जाएगा, तो ये क्या मुद्दा है, इसको कैसे रिपील करेंगे। तो यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 245 है। ये बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक्ट बना सकता है राज्य से रिलेटेड मैटर पर, और उनको रिपील भी कर सकता है। ये यहाँ पर इसके पास में हक रहता है। अगर यहाँ पर कुछ राज्य आकर बोलते हैं कि यार इस पर मैटर पर आप लोग काम करो, तो ये कर देते हैं काम उसके ऊपर। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसके पास में रिपीलिंग पावर है इसी आर्टिकल के तहत। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए। और इसी के साथ में अगर बात करें सेम जो इनेक्टिंग जो लॉ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पर उसी के तहत आप लोग इसको रिपील भी कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इसके अंदर एक सनसेट क्लोज भी डाली जा सकती है। सनसेट क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्ट आज हम लोग बना रहे हैं ना, ये एक्ट जो है यहाँ 5 साल तक रहने वाला है। 5 साल के बाद में ये एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको आप लोग सनसेट क्लोज बोलते हैं। तो ऐसी कोई सनसेट क्लोज भी यहाँ पर इसके अंदर डाली जा सकती है बिना कोई टेंशन लिए हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि सनसेट क्लोज भी आप लोग इसके अंदर लगा सकते हैं कि इस तारीख में ये जो है ये खत्म हो जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी और इनको ये जो था एक्ट जो थे इनको रिपील करना था, इन एक्ट को हटाना था। तो सबसे आसान तरीका क्या था इस एक्ट को हटाने का, तो वो सबसे आसान तरीका था ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए। ऑर्डिनेंस कैसे आता है, आर्टिकल 1, 2, 3 हमारे संविधान में पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आ जाओ। तो या तो ऑर्डिनेंस से हटा लो आप लोग, या फिर आप लोग लेजिस्लेशन के थ्रू आप लोग इसको हटा सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 123 के तहत यहाँ पर पावर आप लोग को देता है हटाने के लिए। पर लेकिन आप लोग को पता है ऑर्डिनेंस तो जो है 6 महीने तक आप लोग को हटा पाएगा, या फिर 6 महीने तक कोई आप लोग का एक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आ पाएगा। तो 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद इंटरेस्टिंग मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर ऑर्डिनेंस ने यहां पर हटा दिया है उसको 6 महीने के बाद में, अगर पार्लियामेंट ने उसको फिर भी हटाया नहीं है, तो वो फिर से पिक्चर में आ जाएगा वो लो, अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू ही वो काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ऑर्डिनेंस उसको 6 महीने तक टेम्परेरी तौर पर हटा सकता है, पर लेकिन अगर पार्लियामेंट के थ्रू आप लोगों ने उसको रिपील नहीं किया, तो फिर से वो लो जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। तो यहां पर अभी मोदी जी के द्वारा क्या बोला गया कि हम लोग इसको विंटर सेशन में रिपील करेंगे इस लो को। तो इसका मतलब यह कि पार्लियामेंट के थ्रू इसको रिपील किया जाएगा, ना कि ऑर्डिनेंस के थ्रू यहां पर रिपील किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट के थ्रू जब हम लोग इसको रिपील करेंगे तो परमानेंट ये खत्म यहां पर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यहां पर ये होता है कि अगर ऐसे खत्म नहीं करते तो फिर से ये पिक्चर में वापस आ जाता। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता। तो इसी के चलते यहां पर जो गवर्नमेंट है वो पास करेगी लेजिस्लेशन इसको रिपील करने के लिए, और फिर यहां पर वो इफेक्ट में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 3 फार्म जो लो है यहां पर वो उनको रिपील किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिपील इसका नाम क्या रखा जाएगा, टाइटल इसको बोलेंगे रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट। तो ये ऐसे नाम का यहां पर टाइटल इसमें ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके चलते सेम प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे एक बिल को पास किया जाता है तो ऐसे ही यहां पर ये काम करेगा। तो रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट जो प्रोविजन है ये यहां पर बेसिकली लास्ट टाइम जो था 2019 में इसको इन्वोक किया गया था, जब यहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि लगभग 58 ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं जिनको हम लोग को चेंज करना है। इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे इनकम टैक्स 1961 का उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट भी उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऐसे मुद्दे जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, यानी कि ये यहां पर मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में मैंने आप लोगों से यहां पर बात की। आइए अब आगे चलते हैं। कल एक बहुत ही एक बड़ी एक हमारे देश में एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं देखने को मिली। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, यहाँ पर पहले भी चीजें चल रही थी कि यहाँ पर अभिनंदन जो यहाँ पर जो अभिनंदन जी थे उनको यहाँ पर अभी वीर चक्र दिया गया है। ठीक है,
तो वीर चक्र जो होता है यहाँ पर एक गैलेंट्री अवार्ड है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर दिया गया। तो अभी इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसे अवार्ड के बारे में आप लोगों से बात करें तो इनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बेसिकली जो कैटेगरी दो होती है यहाँ पर, एक को बोलते हैं वॉर टाइम अवार्ड और दूसरे को बोलते हैं पीस गैलेंट्री अवार्ड। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि जो लड़ाई के क्षेत्र में जब जाते हैं वहां पर, तो वहां पर काम करते हैं, और यहाँ पर पीस टाइम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो दो कैटेगरी में डिवाइड है यहाँ पर, ये इनको कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। जैसे भारत रत्न होता है हमारा, ठीक है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, और इसी के साथ में पद्म श्री आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से चार ये अवार्ड होते हैं हमारे सिविलियन कैटेगरी के लिए। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर ये बेसिकली डिफेंस के फील्ड में आप लोग को देखने को मिलेंगे। वॉर टाइम का होता है परमवीर सबसे ऊपर होता है, जिसके कई सारे लोगों को परमवीर चक्र मिलता है मरणों उपरांत की हाँ उस इंसान ने काफी कुछ देश के लिए किया है। अच्छा, किसी दो पर्सन के नाम आप लोग को पता है जिनको परमवीर चक्र हमारे देश में पता है, ठीक है। ये तो आप लोग को सबको पता होगा कि आप लोग का फेवरेट एक्टर जो है उसने कौन सी गाड़ी खरीदी है, ये भी सबको पता होगा आप लोगों की। यहाँ आप लोग की जो फेवरेट एक्टर्स है उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी लास्ट वाली सबसे शानदार। पर क्या आप लोग को पता है कि देश के किसी दो आदमियों के नाम जिनको परमवीर चक्र मिला है? देखता हूं किसको पता है, चलिए बताइए, ठीक है। महावीर चक्र के बारे में बात करें तो यहां पर वीर चक्र हो गया। तो तीसरे नंबर का ये गैलेंट्री अवार्ड है जो वीर चक्र हो गया, ठीक है। हाईएस्ट है परमवीर चक्र। ऐसे यहां पर अशोक चक्र सबसे हाईएस्ट है, फिर कीर्ति चक्र उसके नीचे है, और फिर शौर्य चक्र उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में यहां पर आप लोग ये बातें कुछ यहां पर इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 6 आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि गैलेंट्री अवार्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये अवार्ड जो है ये बेसिकली कंफर्म किए जाते हैं ट्वाइस ए ईयर, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको 1952 में यहाँ पर बेसिकली ये अवार्ड जो थे हमारे देश में लाए गए थे। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, बेसिक सिलेक्शन का प्रोसीजर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एक यूनिट बनाई जाती है जो कि आगे चीजों को लेकर चलती है, रिकमेंड किया जाता है, फिर सर्विस जो कमीशन होता है उनको, और फिर वहां से नाम निकल कर आते हैं, ठीक है। तो परमवीर चक्र जो होते हैं ये सारे जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। हालांकि सबके अलग अलग है। अगर परमवीर चक्र के बाद जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर परमवीर चक्र के बारे में बात करूं तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा मिलिट्री में, अगर किसी के द्वारा डिस्टिंग्विश सर्विस यहाँ पर परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करें, अभी अगर वीर चक्र के बारे में बात करें तो थर्ड हाईएस्ट ये ऑनर देखने को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये किसी ने ऐसा कोई बहुत ही मैंने बहादुरी का काम कर दिया तो उसको ये वीर चक्र दिया जाता है यहाँ पर। ये अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर जो इनके द्वारा यहाँ पर ये कितना बहादुरी का काम किया गया था पाकिस्तान के थ्रू जब पकड़ लिया गया था इनको, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है यहाँ पर इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये काफी एक तरीके से नहीं मतलब एक बोल सकते हैं कि एक इंसान ऐसे नहीं बहुत ही ऐसा काम कर दिया किसी ने सोचा भी ना हो, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो शेयर की थी टेलीग्राम के ऊपर, उसको जरूर देखिएगा। उसमें आप लोग की आंखों में आंसू आ जाएंगे जब वो वीडियो आप लोग देखोगे। लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए थे जब मैंने वो वीडियो देखी। यार देखो, देश के लिए ना जान दे देना, मतलब बोलने वाली बात अलग होती है पर जो करता है ना ग्राउंड लेवल पर उसको पता रहता है, ओके। तो हमेशा कभी भी आप लोगों को अगर बात करें इस तरीके से तो हमेशा रिस्पेक्ट करो इन चीजों की, ये आसान चीजें नहीं होती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं। बेसिकली बात की जा रही है कि दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्राइम की एक्टिविटी में बात करें तो कैपिटल जो है यहाँ पर उसके अंदर क्राइम की एक्टिविटी आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और खासकर जो सडन प्रोवोकेशन नजर आता है वो आप लोग कई बार नजर आते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज के डेट में कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले, दुनिया भर के मर्डर, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सारे बड़ी फ्रिक्वेंटली है। इसलिए दिल्ली को एक रेप कैपिटल का भी नाम कई बार दिया जाता है। तो ये सारी जब कैपिटल में कंडीशन ऐसी है तो फिर और जगह कहां पर होगी, यानी जब लीडर ही एक तरीके से खराब चल रहा है तो फिर दूसरे कैसे रहेंगे। यानी कि कम से कम कैपिटल तो अच्छी रखनी चाहिए, हालांकि अच्छी तो सारी चीजें रखनी चाहिए पर लेकिन क्या ही बोला जाए। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात की जा रही है। 10 दिसंबर को यहां पर कोर्ट जो है इसकी हियरिंग करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं, फिर से सुनिए, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि केरला के अंदर में, पर तमिलनाडु जो है वो उसको यहाँ पर ऑपरेट करता है। ये इसको बोला गया था कि 999 साल के लिए तमिलनाडु इसको ऑपरेट करेगा। कहां पर ये लोकेटेड है तो याद रखना कार्डमन हिल एरिया है यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, वहां पर ये लोकेटेड है। ये 1886 में बेसिकली ये बनाया गया था। तो 126 साल के करीब यहाँ पर ये पुराना आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके चलते भी कई बार कंट्रोवर्सी में रहता है कि ये टूट सकता है। तो यहाँ पर महाराजा ऑफ तिरुवनंतपुरम और इसी के साथ में ब्रिटिश जो रूल थे उनके बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था कि केरला के अंदर होगा पर लेकिन तमिलनाडु इसको ऑपरेट करेगा। तो तब से यहाँ पर तमिलनाडु इसको ऑपरेट कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में रहते हैं, ठीक है। एक आगे चले, यहाँ पर रोहिंग्या वाला इश्यू है। रोहिंग्या कम्युनिटी 2 अभी बाई फैमिली पाई गई है, तो बोला गया नो लिंक आईएसआई। तो यहाँ पर आईएसआई या फिर आईएस के साथ में इस्लामिक स्टेट के साथ में कोई भी इनका लिंक नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये जो केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में, तो रोहिंग्या कम्युनिटी कहाँ की है, ये म्यांमार की है। म्यांमार में ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जिनके ऊपर काफी अत्याचार किया गया। वहां से जान बचाकर बहुत सारे रोहिंग्या जो है बांग्लादेश में गए। बांग्लादेश में एक आइलैंड था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उस आइलैंड का नाम बताइए, फिर कल को मैप में दिखाकर वो आइलैंड भी आप लोगों को समझा दूंगा। तो वहां पर ये लोग पहुंचे, तो जैसे तैसे जान बचाकर बहुत सारे लगभग
लगभग माना जाता है कि 40,000 के करीब रोहिंग्या जो है वो हमारे देश के अंदर भी है। तो सिक्योरिटी को खतरा बोलकर कई बार यहाँ पर इनको डिपोर्ट करने की बात की जाती है, पर लेकिन म्यांमार में आर्मी रूल है, वहां पर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, इनको क्या छोड़ेंगे। तो ये रखाइन स्टेट याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जहां से इनको मारकर भगाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर यूएस और इंडिया के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो बायलैटरल ट्रेड को कैसे आगे लेकर चलना है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे सुधारना है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी उन्हीं को चीजों को लेकर चला जा रहा है। बाकी देखिए ऐसे कोई भी आर्टिकल आते हैं ना, उनके ऊपर आगे एडिटोरियल आ जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं उनके ऊपर आगे चलकर एडिटोरियल आ जाते हैं, तो कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग मुद्दा लगा मुझे, पाकिस्तान टू अलाउ व्हीट ट्रांजिट टू अफगानिस्तान यानी कि हमारे देश से गेहूं जो है वो अब अफगानिस्तान में जाएगा पाकिस्तान से होता हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान में जाएगा, तो रिलेशन भी हमारे अच्छे बढ़ेंगे तालिबान के साथ में। तो यहां से दिखता है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के हाथ की कठपुतली नहीं है, वो अपने देश के फायदे के लिए काफी कुछ यहां पर कर सकते हैं, और अफगानिस्तानों की प्रवृत्ति भी है कि वो कभी किसी के प्रेशर में आते भी नहीं है। तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पहली बार यहां पर जब से यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिवाइड करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा वहां पर विजिट किया गया। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सेंटर जो है वो फंड दे रहा है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशन को फुलफिल करने के लिए। मैंने बोला था ना 42% पहले पैसा दिया जाता था सेंट्रल स्टेट के बीच में, अब 41 दिया जा रहा है, और 1% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए दे दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा। और ये सारा काम जो किया गया अभी 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया गया, 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा 42 किया गया था, 15 के द्वारा 41 कर दिया गया। तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जो सारी बातें बताई हैं, अभी आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी के बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो वही सारी बातें हैं। तो कई सारे देखिए मैंने बोला ना, एडिटोरियल जब आते हैं यहाँ पर तो आप लोग आर्टिकल को बेसिकली ज्यादा अगर तवज्जो भी नहीं देंगे तो काम चल जाएगा, पर एडिटोरियल जो इशू बन जाता है उसके ऊपर एडिटोरियल आता है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। तो एडिटोरियल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोविड-19 के बारे में बात करें तो एक्सग्रेशिया क्या होता है, एक तरीके से एक सहायता की अनुदान राशि प्रोवाइड कराना। तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी बोला गया था कोविड-19 के चलते कि जो जो लोगों की डेथ हुई है तो 50,000 रुपए उनको बेसिकली परिवार वालों को मिलने चाहिए। तो उसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है गवर्नमेंट से कि ये डेटा हम लोग को प्रोवाइड कराओ। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। अच्छा, किससे पैसा प्रोवाइड करा जाएगा, ये मैंने कई बार डिस्कस किया डिटेल में, फिर कल एक बार बता दूंगा आप लोगों को। बताइए किसके थ्रू पैसा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये एयू के यूएस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया एयू के यूएस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और बेसिकली यूएस से। तो पैक्ट आगे बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बेसिकली क्या है, आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया ये इकोनॉमी का मुद्दा है, ड्राफ्ट स्कीम, ताकि पीएम यूएसएफबी, तो पीएमसी यूएसएफबी को यहां पर बेसिकली एमलगेमेशन यानी कि इसका मिक्सचर किया जाएगा। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव्स है बैंक, इसी के साथ में जो यहां पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, इनका एमलगेमेशन किया जा रहा है, ठीक है। किसके थ्रू किया जाता है ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कंपनी एक्ट है 2013 का, उसके हिसाब से ये एमलगेमेशन किया जाता है, ठीक है। आज जो आप लोग की जो वोकैबुलरी है, ये 5 वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने, कई सारे बच्चों के द्वारा कर सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया। यार ऐसे ही आप लोग काम करोगे तो अच्छे से चीजें आप लोग अपनी बढ़ा पाओगे, तो इसके ऊपर जरूर फोकस किया कीजिए। तो ये आप लोग को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी कई सारे बच्चों के द्वारा सुडोकी सेंड भी की गई थी, मुझे सेंड मत किया करो यार, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर ले कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जरूर सेंड करा करो आप लोग टेलीग्राम पर, ठीक है, पर सुडोकी मत किया करो, ये आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन 5 स्टार की सुडोकी सोल्व करना टफ काम तो था, देखो, ठीक है। तो ये देखिए काफी अच्छे आंसर दिए गए अश्वनी यादव के द्वारा, तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था, उसके बारे में बताऊंगा। G7 कंट्री आप लोग पता है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये तो पूरा मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा अभी, ठीक है। यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। 47 समिट हुई थी यहाँ पर यूके के अंदर में, जिसमें बिल्ट बैक बेटर इसकी थीम रखी गई थी। प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2006 में, याद रखिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1978 में, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रहता है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के लिए 23 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है पहले भी और अभी भी, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। बाकी कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग देखें। यहाँ पर ये पूछा था मैंने कि यहाँ पर प्लैनेट जो है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेते हैं रिवॉल्व करने में, सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 65 दिन 5 घंटे ये 59 मिनट और 16 सेकंड में चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अगर बात करें सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है चक्कर लगाने में, 11 साल 86 दिन लेता है जुपिटर, सबसे ज्यादा है। मार्स जो लेता है वो यहाँ पर 687 यानी कि 687, और वीनस लेता है 267। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, तो आगे भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है।
तो कैसा रहा आज के डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, तो फीडबैक देकर जरूर जाइए कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो कैसी है। पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी, अगर लगा कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और भी कई सारी चीजें टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।